नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हैंस एकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो उच्चतम न्यायालय। तो संविधान में उच्चतम न्यायालय का वर्णन भाग 5 जो आर्टिकल है जो है 124 से लेकर और 147 तक जो वर्णन है वो सुप्रीम कोर्ट का है। चूंकि इसके पहले संसद को पढ़ी थी तो संसद को पढ़ा था हमने, तो उसमें 123 आर्टिकल को है। तो 123 आर्टिकल है, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। जब संसद का सत्र आरंभ नहीं होता है तब राष्ट्रपति क्या करता है, देश में प्रधानमंत्री के परामर्श पर अध्यादेश जारी करता है कि ऑर्डिनेंस जारी करता है। वो आर्टिकल 123 था। 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन है। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की पहली बार व्याख्या कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट पहली बार आया था रेगुलेटेड एक्ट के तहत, कलकत्ता में खोला गया था, जिसमें 3 सदस्यीय था जो एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इसका आकार कैसा है? तो शंकु आकार इसका आकार कैसा? शंकु आकार है। टॉप पर बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है, अर्थात कि भारत में सुप्रीम कोर्ट है वो केवल एक है। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की कुल संख्या की बात करें तो प्रारंभ में इसके सदस्य थे 8, वर्तमान में 33+1 है। 33 न्यायाधीश है और एक होता है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अच्छा, इसकी योग्यताएं हैं। तो योग्यता आर्टिकल 124 का क्लॉज 3 ये कहता है, भारत का नागरिक हो, ठीक है, उसने किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, जबकि 10 वर्षों तक उसने किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत की हो, अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, और राष्ट्रपति की नजर में संविधान का ज्ञाता हो, ये उसके लिए योग्यताएं होती है। नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 कहता है, तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। इसके लिए कॉलेजियम व्यवस्था है, जिसमें कि 4 वरिष्ठतम व्यक्ति होते हैं, वह राष्ट्रपति को परामर्श करते हैं। कॉलेजियम के परामर्श पर सहमति पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जबकि अन्य, ये तो होगी आपकी सीजीआई की नियुक्ति, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सीजीआई के परामर्श पर राष्ट्रपति ही करता है, परंतु उसमें भी जो कॉलेजियम है वही उसी की सहमति होती है, उसी के ही सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति सीजीआई के सिफारिश पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसकी शपथ कौन दिलाता है? तो आर्टिकल 124 का क्लॉज 6 कहता है कि राष्ट्रपति ही सीजीआई व अन्य न्यायाधीशों को ही शपथ दिलाता है। इसके बाद इसकी सेवानिवृत्ति की आयु का रिटायरमेंट कब होती है? तो 65 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होते हैं। पद त्याग कैसे करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश? तो पद राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग करते हैं। इनको पद से हटाते कैसे हैं? तो इनको पद से हटाने के लिए आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 और 124 का क्लॉज 5 कहता है कि किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों का 2/3 मतलब कि विशेष बहुमत द्वारा दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। इसके बाद अगर ये लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा के 100 मेंबर उस पर हस्ताक्षर करते हैं, और अगर राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा के 50 मेंबर उस पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद अगर लोकसभा में गया तो जो अध्यक्ष स्पीकर है वो है, और राज्यसभा में गया तो जो सभापति हुआ स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। अगर स्वीकार कर लिया तो वह 3 सदस्य की समिति बनाता है, जो कि उसकी जांच के लिए होती है। उस 3 सदस्य की समिति में कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का एक कोई न्यायाधीश होगा, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और एक कोई कानून का जानकार होगा। ये 3 लोग जांच करते हैं। अगर जांच में किसी प्रकार का आधार क्या है, अगर कि दोषी पाया गया तो वह फिर रिपोर्ट सभापति या अध्यक्ष को भेज देते हैं। इसके बाद फिर वह सभापति या अध्यक्ष आदेश जारी करता है, तो उसको फिर पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। आधार क्या होता है? इसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का आधार होता है कि असक्षम है, भाई असक्षम है, और कदाचार मतलब आरोप किसी प्रकार का लगा हुआ है इन पर। तो असमर्थता के आधार पर इन पर क्या कोई असमर्थ नहीं है अब ये, तो इसलिए ये दोषी पाए गए हैं, या फिर कोई आरोप सिद्ध हो जाए।
वेतन भत्ते आर्टिकल 125, वेतन भत्ते कहाँ से मिलते हैं? संसद की संसद निधि से मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके मेंबर कितने होंगे, इसके सदस्य संख्या कितनी होगी? तो ये संसद ये संसद के पास अधिकार है कि संसद चाहे तो लोकसभा सदस्यों की अभी 33 थे, ठीक है ना, तो 33 में से अभी एक मतलब के 30 प्लस बनते, तो जो 33 प्लस बन कर दिए, तो संसद चाहे तो संख्या को कम कर सकती है, संख्या को बढ़ा सकती है। इसकी शक्तियों कार्यों की अगर हम चर्चा करें कि शक्तियां क्या क्या हैं, तो शक्तियां मूल क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, मतलब मूल अधिकार, इसी को आरंभिक अधिकार कहते हैं, कि भारत सरकार या किसी अन्य राज्यों का अगर मामला होता है ना, तो ये मूल अधिकार के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें पैरवी करता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी होगा अगर भारत सरकार का मामला होगा या किसी और अन्य राज्यों का मामला होगा, तो यह केस सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, ठीक है, इसकी सुनवाई होगी। या दो राज्यों का आपस का मामला होगा, जल को लेकर होगा, सीमा को लेकर होगा, राजस्व को लेकर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करता है। ठीक है, रेट अधिकारिता क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है? संविधान भारतीय नागरिकों को 5 प्रकार के रेट मतलब देता है। रेट मतलब विशेषाधिकार देता है। ठीक है, कौन कौन सी विशेषाधिकार दिए हैं, तो वो हमने राष्ट्रपति पढ़ाए हैं। ठीक है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, उत्प्रेषण होता है, ठीक है, ये प्रतिषेध होता है, और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रेटें भारतीय नागरिकों को दी जाती है। अगर किसी भी प्रकार से कोई राज्य किसी भी भारतीय का मूल अधिकारों का हनन करता है, तो कोई भी नागरिक आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी PIL, ठीक है, दे सकता है। आर्टिकल 226 के तहत किसी भी उच्च न्यायालय में PIL दायर कर सकता, ठीक है, उस राज्य के खिलाफ दे सकता है PIL। अपीलीय अधिकार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों में कोई केस है, पेंडिंग है, उसको अपने पास बुला सकता है, निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। कौन से? बहुत सारे केस हैं, जैसे कि केरल में शिक्षा अधिकार था, केस जो भारतीय का अधिकार था, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो राज्यों के उच्च न्यायालयों में चल रहे होते हैं, तो वो अपने पास एक बाबरी मस्जिद का था, अयोध्या का, मतलब जो मामला था 1993 का, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मतलब उसके विरुद्ध ले लिया था, अपने पास बुला लिया था। तो अपीलीय अधिकार होते हैं कि निचली अदालतों ने कोई फैसला सुनाया, वो अपने पास ले सकता है। अभिलेख अधिकार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई आदेश हुआ, उस आदेश को अभिलेख के रूप में, साक्ष्य के रूप में, ताकि अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, निचली जो अदालतें हैं, उसके आधार पर निर्णय दे सके। ये होता है अभिलेख, मतलब साक्ष्य के रूप में। ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड अपने पास रख सकता है। साथ ही साथ क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की, तो अवमानना के आधार पर वह व्यक्ति दंड का भागीदार होगा। अवमानना मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करना, मतलब बात न मानना, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, दंड का भागीदार होगा, इसे कहते हैं अवमानना। ठीक है, न्याय के जो पुनर्विलोकन क्या होता है, आर्टिकल 137 होता है जी। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति होती है, रिव्यू पावर होता है, कि अगर उसने कोई अपना आदेश सुनाया है आर्टिकल 137 के तहत, तो वह अपने आदेश की समीक्षा कर सकता है, दोबारा उस पर विचार विमर्श कर सकता है। ठीक है, जैसे कि 2019 में यहाँ उसके राम मंदिर का मामला आया था, तो एक याचिका दायर हुई थी। ठीक है, तो अपना आदेश पर पुनर्विचार वह कर सकता है। इसके बाद भारत में PIL लेके कौन आया था, तो PIL लेके आए थे PN भगवती। कब आए थे? 1979 में लेके आए थे। PIL का जनक देश कौन सा है, तो USA है। और भारत में कौन लेके आए थे? PN भगवती। PIL क्या है? ये जनहित याचिका है, जनहित याचिका है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए सुप्रीम कोर्ट के। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मूल ढांचे का जो वर्णन किया था, वो 1973 में किया था। केशवानंद भारती में 13 जजों की बेंच बैठी थी। सबसे बड़ी बेंच केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, के लिए 13 जजों की बेंच बैठी थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मूल ढांचे की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, अभिभावक है। ठीक है, और इसके बाद मूल अधिकारों का गारंटर भी है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्याकार है। व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो सदस्य संख्या में वृद्धि या कमी करना, यह संसद के पास अधिकार है। सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी न्यायाधीश
किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं करेगा, किसी भी न्यायालय में सेवाएं नहीं दे सकता है। ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को विधि संबंधित सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति माने या ना माने, ठीक है, बाध्यकारी नहीं आती उस पर। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम 1993 में आया था। कॉलेजियम क्या करता है? राष्ट्रपति को परामर्श करता है नियुक्ति से संबंधित। कॉलेजियम कब आया? 1993 में आया। कॉलेजियम क्या? 4 सदस्य की एक संस्था होती है जो कि वरिष्ठतम व्यक्ति होते हैं, जो कि राष्ट्रपति को परामर्श करते हैं नियुक्ति से संबंधित। ठीक है। इसी को कहते हैं कॉलेजियम, मतलब होता है मंडल। ठीक है ना। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो राजकीय भाषा है, जो ऑफिशियल उनकी लैंग्वेज है, वो अंग्रेजी है। ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? फातिमा बीबी बनी थी। इसके बाद फिर ठीक है 1969 में हिदायतुल्लाह करके एक व्यक्ति थे, मतलब व्यक्ति कौन? राष्ट्रपति थे ही, तो सॉरी ये न्यायाधीश थे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के, तो इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। एम हिदायतुल्लाह को सुप्रीम कोर्ट, ये पहले व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति न्यायाधीश से राष्ट्रपति बने थे 1969। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।